ग्रेट। तो कॉलेज अलॉट हो गया? हाँ, कॉलेज अलॉट। चलो, कब से स्टार्ट हो रहे हैं कॉलेज? फेब से हो रहे हैं ऑफलाइन, तो अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो द स्टूडेंट्स वर वेरी एक्साइटेड टू मीट यू। अभी मतलब वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मैं अभी इंटरेक्ट कर रहा था तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे थे। सो वी वुड लाइक टू स्टार्ट बाय, मतलब कि जैसे एक कोई भी नीट एस्पायरेंट होता है उनका एक सपना होता है, मतलब कि पहला तो सपना ये होता है, जैसे मेरे ऐसे स्टूडेंट से जब हम तैयारी कर रहे थे तो पहला सपना ये होता था कि भाई कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए, मतलब पहला सपना ये रहता था। रैंक वन तो फिर फारफेच सपना होता था, मतलब वो एंटिसिपेट उतना दूर का सोचने का होता है। तो तुमने कब सोचा था, मतलब हैव यू मतलब हाउ वाज योर जर्नी लाइक? आपने सोचा था कि आप रैंक वन करेंगे, या पहला सपना यही था कि नीट में सिलेक्शन या एम्स मिल जाए, ऐसा कुछ? हाँ, नीट में सिलेक्शन ही गवर्नमेंट कॉलेज का सपना था स्टार्टिंग में, बस कि एग्जैक्टली। कोई भी गवर्नमेंट सीट मिल जाए, अपने स्टेट की हो या कहीं भी हो, ऑल इंडिया से। तो ओके। बस उतना ही सोचा था स्टार्टिंग में, तो 10th क्लास में जब मैं था। बट फिर जैसे इम्प्रूवमेंट होता गया तो टारगेट्स भी बढ़ते गए। तो आपने जब एग्जाम दिया होगा तो एग्जैक्टली पता होगा अब तो मेरा रैंक वन आ ही रहा है। नहीं, तब भी नहीं पता था। इनफैक्ट उसके बाद भी लग रहा था कि हाँ, शायद 700 या 690 स्कोर हो पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस डाउटफुल थे। हाँ। चलो, ग्रेट ग्रेट। तो कैसे स्टार्ट किया था जर्नी, मतलब आपने 10th से कोचिंग स्टार्ट की थी या कैसे? मतलब अगर अगर कोई एक नीट एस्पायरेंट है जो क्लास 10th में पढ़ रहा है, मतलब उसे डॉक्टर बनना है, तो हाउ शुड हिज जर्नी बी लाइक? मतलब वो कैसे, मतलब माइंडसेट उनका क्या होना चाहिए? तो काफी लेट डिसाइड किया था, मतलब 10th में ही डिसाइड किया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। और जब 11th क्लास में सोचा कि कोचिंग करने को जाऊं, तो तब ये भी नहीं पता था कि नीट के अलावा एम्स या जिपमर एग्जाम्स होते हैं। तो कोई आइडिया नहीं था, फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं थे। तो ये रीजन था कि कोचिंग करने में कोटा चला गया अपने होम टाउन से। डेफिनेटली रिसोर्सेस की कमी थी होम टाउन में, और कोचिंग वगैरह उतना अच्छा नहीं था। तो इस यही रीजन था कि मैं चला गया फिर कोटा कोचिंग करने। अच्छा, तो आपने अपियरिंग में ही निकाला है ना? हाँ, अपेयरिंग में ड्रॉप अपियरिंग। नहीं। ओके, तो मुझे ये बताओ, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपियरिंग की मतलब एग्जाम देते हैं, तो उनका क्या होता है कि जैसे बोर्ड के साथ नीट की तैयारी, मतलब वो डिफिकल्ट था या कैसा था? हाँ, बोर्ड तो मतलब लास्ट मोमेंट तक ज्यादा सोचा नहीं, बस बोर्ड के 1-2 महीने पहले ही उस पे फुल एफर्ट्स लगाए। और डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर रहता है, बट इस बार तो एक्सटेंड भी हो गया था, तो कहीं ना कहीं वो टाइम भी मेकअप हो गया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, ठीक है। तो जैसे सपोज बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मतलब जो स्टूडेंट कोटा जाते हैं, जो स्टूडेंट दिल्ली आते हैं, या बहुत वेरियस इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो उनका जैसे तैयारी करने का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? मतलब वो कैसे डिसाइड करें कौन से इंस्टीट्यूट में जाएं या क्या करें? मतलब वो एक पूरा स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? मतलब जैसे मैं बेसिकली माइंडसेट समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एक कोई नीट एस्पायरेंट हो तो उनको प्रोसेस कैसे करना चाहिए, मतलब ये जानने की कोशिश मुझे तो ज्यादा आइडिया नहीं था, बस ये था कि कोटा एक कोचिंग हब है और वहीं पे जाना होता है, तो तब यही पता था। और तब जो इंस्टीट्यूट सुना था कि हाँ, इसमें से अच्छे रैंक्स आ रहे हैं एलन, तो तब उसको ज्वाइन कर लिया। बट डेफिनेटली अब जैसे रिजल्ट्स वगैरह आ रहे हैं, तो रियलाइज हो रहा है कि हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी यूज है। और कहीं ना कहीं लास्ट लास्ट में वो भी यूज किए थे मैंने। और इसके अलावा अब तो काफी वो, ये कि कोटा एक हब है, ये चीज उतना वैलिड नहीं रह गया है। कहीं ना कहीं ऑल इंडिया से सिलेक्शंस हो रहे हैं, और डेफिनेटली अब चीजें बदल रही है। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, तो कौन कौन सी किताबें फॉलो की थी, मतलब और एक एनसीईआरटी का भी क्या रोल होता है? मतलब एक बच्चे को दिमाग में एक मिथ है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से क्या 720 में 720 आ जाते हैं, मतलब ऑनेस्टली आप बता सकते हो, मतलब सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से 720 में 720 आ सकते हैं क्या? स्कूल लेवल पे जो पढ़ाया जाए एनसीईआरटी, उससे डेफिनेटली उतना तो नहीं होगा। बट कहीं ना कहीं अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते हो, तो डेफिनेटली वो रिक्वायर्ड भी है एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना, और उसको इन डेप्थ वे से सोचना, एनालाइज करना, इन बिटवीन रीडिंग बिटवीन द लाइंस जिसको कहते हैं, उसको करना। इसके अलावा मैंने तो हेविली मेरा फोकस कोचिंग मटेरियल्स पे था। बट मैंने जब लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज किया, तो एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस दिख रही थी। तो ये रीज़न था कि एनसीईआरटी भी मैंने प्रिपेयर किया,
और कोचिंग मटेरियल्स को भी यूज किया था। रेफरेंस बुक्स जनरली मैं यूज नहीं करता था प्रैक्टिस के लिए, बट कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, जैसे फिजिक्स के लिए मैंने एच सी वर्मा की थ्योरी पढ़ी थी। क्वेश्चंस नहीं किए उसके, उतना मेरे को रिक्वायर्ड फील नहीं हुआ, बट कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए जो चीज़ मेरे को अच्छे से समझ नहीं आती थी उनके लिए मैं थ्योरी पढ़ता था एच सी वर्मा की। इसके अलावा बाकी भी जो थे रेफरेंस बुक्स, उनको मैं थ्योरी या कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए पढ़ता था, कभी क्वेश्चंस मैंने रेफरेंस बुक से सॉल्व नहीं किए। क्वेश्चंस आप या तो अपने इंस्टीट्यूट के मॉडल से सॉल्व करते थे या टेस्ट सीरीज कहीं के टेस्ट सीरीज से सॉल्व करते होगे? ओके ग्रेट। क्वेश्चन के लिए कोई किताब भी सॉल्व की थी या सिर्फ स्कूल के मतलब इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से सॉल्व किया था? क्वेश्चंस के लिए तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से यूज किए थे। ओके, तो मतलब वो सफिशिएंट होता है, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में एक्स वाई जेड आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो वो मॉड्यूल सफिशिएंट होता है क्वेश्चन के लिए? वो सफिशिएंट है। मैंने जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी किए थे फिजिक्स केमिस्ट्री के, और इसके अलावा जो कोचिंग का मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी थी बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो? 7 to 8 टाइम्स पढ़ा था मैंने, 7 to 8 और कुछ लोग बहुत बार भी पढ़ लेते हैं, बट मतलब मेरे को टाइम लगता था क्योंकि मैं एक एक लाइन एकदम अच्छे से पढ़ता था, तो यही रीजन था कि मैंने 7 to 8 टाइम्स ही हो पाया मेरा। ग्रेट ग्रेट, बहुत अमेजिंग बहुत अमेजिंग। अच्छा, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चे पूछते हैं कि सर थ्योरी और क्वेश्चंस के बैलेंस कैसे मेंटेन करता है, मतलब सपोज कि मुझे कितनी देर थ्योरी पढ़ना चाहिए और ऑन एन एवरेज मुझे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए? ये भी बहुत मेजर क्वेश्चन आता है बच्चों का, तो इसके बारे में कुछ बताओ। थ्योरी तो मेरा हमेशा मेन फोकस थ्योरी या कंसेप्ट पे रहता था। क्वेश्चंस में डेफिनेटली कम करता था, बट कुछ लोगों का फोकस क्वेश्चंस पे भी रहता है। और कुछ सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, उन पे तो क्वेश्चंस का ही मेनली इंपॉर्टेंस है। बट फिजिक्स पे भी मैं पहले कंसेप्ट को अच्छे से समझता था, तब जाके उनके क्वेश्चंस ट्राई करता था। तो कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थ्योरी, बायो के लिए तो मैं मेनली थ्योरी पे ही फोकस करता था, और क्वेश्चंस में जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं बहुत बार प्रैक्टिस करता था, बट जो कोचिंग का मटेरियल के जो क्वेश्चंस है या प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो मैं कम ही प्रैक्टिस किया करता था। अच्छा, तो ऑन एन एवरेज जैसे सपोज एक रैंडम डे की मैं बात करूं तो आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते थे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के? फिजिक्स के ऐसा कोई फिक्स्ड तो नहीं था, वो चैप्टर वाइज वेरी करते थे। और डेफिनेटली फिजिक्स में जो बड़े चैप्टर्स होते थे उनके लिए अराउंड 200-300 क्वेश्चंस करने होते थे, और छोटे चैप्टर्स के लिए 50-100। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और जैसे सपोज बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे सपोज मैंने एक चैप्टर पढ़ा एक्स वाई जेड, कोई भी चैप्टर पढ़ा, और उस चैप्टर से मुझे क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे, मतलब 7-8 क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो फिर उससे बाद क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए? डेफिनेटली जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे उनको हमको डाउट क्लासेस में जाके या किसी टीचर से पूछ के वो करना होगा, और उनको बार बार रिवाइज करना भी इम्पोर्टेंट है, ताकि हमें पता रहे, क्योंकि वो क्वेश्चंस ही अटकते हैं। जो आपसे सॉल्व हो गए वो तो सॉल्व आगे भी हो जाएंगे, और उन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, और आपने बहुत सारी टेस्ट सीरीज दी होंगी, आपने बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे, तो जैसे आपका माइंडसेट क्या होता था, मतलब जैसे आप जब कोई पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो व्हाट वाज योर माइंड फ्रेम लाइक, मतलब कैसे पेपर अटेम्प्ट करते थे कि मतलब फिजिक्स पहले सॉल्व करते थे, केमिस्ट्री पहले सॉल्व करते थे, ये पूरा कैसे स्ट्रक्चर बनाते थे? डेफिनेटली मैंने सारे ही कॉम्बिनेशंस ट्राई किए थे, और फिर मेरे को यह फिगर आउट हुआ कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको हमेशा पहले करना चाहिए। और मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट फिजिक्स था, और मैं हमेशा पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो है, अगर आप उसको पहले कर लोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है वो, और वो आगे जाके भी काम आता है। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपका बायो स्ट्रॉन्ग है या केमिस्ट्री है तो आप डेफिनेटली उसको पहले कीजिए। और फिर जब फिजिक्स मेरे से हो जाते थे तो उसके बाद मैं बायो करता था, जनरली तो मैं बायो करता था, और फिर लास्ट में केमिस्ट्री। और लास्ट में मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है कि सिली मिस्टेक्स कम होती है आपकी, क्योंकि मेरे को हमेशा लगता था कि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे मेरे सिली मिस्टेक्स नहीं होते। तो यही मेन रीजन था कि मैं केमिस्ट्री को लास्ट में करता था, और बायो में ये डर रहता है कि कहीं लास्ट तक हम भूल जाएंगे कुछ, तो वो बीच में करता था।
एग्जैक्टली अच्छा, सो आपका था कि पहले फिजिक्स फिर बायोलॉजी एंड देन केमिस्ट्री, बट अगेन आप बोल रहे हो कि डिपेंड करता है कि कौन सा मतलब सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, जैसे उसको जनरली नीट एस्पिरेंट्स का बायो स्ट्रांग होता है। तो मेरा अगला सवाल वही है कि जो बच्चे हैं जिन्हें फिजिक्स का फोबिया है, आपकी क्या फिजिक्स शुरू से अच्छी थी या आपने उस पर मेहनत ज्यादा की? स्टार्टिंग से ही फिजिक्स मेरे को अच्छा लगता था, वो इंटरेस्ट बेस्ड था। तो जब कंसेप्ट्स अच्छे से समझ आते थे और कंसेप्ट पे मैं ज्यादा ध्यान देता भी था, क्वेश्चंस भले ही मैं कम करूँ, क्योंकि मेरे को लगता था कि अगर कंसेप्ट मेरा स्ट्रांग है तो क्वेश्चंस कैसे भी आए मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं पहले कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप कर लेता था, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होते थे क्वेश्चंस में। ग्रेट। तो कोई बच्चा है जैसे अभी नीट की तैयारी कर रहा है, मतलब जनरली मैंने स्टूडेंट्स को जो देखा है कि वो 500 550 के स्कोर पर अटक जाते हैं, और जस्ट बिकॉज कि उनका फिजिक्स में 70-80 नंबर रह जाता है। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? मतलब कोई जो मतलब उनके दिमाग में फिजिक्स का जो डर है और अभी 5-6 महीने बचे हैं उनके, तो उनको क्या करना चाहिए जिससे उनकी फिजिक्स थोड़ी ठीक हो जाए? हाँ, डेफिनेटली जो एक चैप्टर के सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन पे एम्फेसिस होना चाहिए, और कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चंस में वो रिफ्लेक्ट होती है कि सेंट्रल कॉन्सेप्ट ये है और हमें अप्लाई करना है। तो प्रैक्टिस बस इसलिए करें कि सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के बाद आप कितना फास्ट उस क्वेश्चन को कर पा रहे हो। बाकी आपके दिमाग में हमेशा जैसे जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या ऐसे कुछ सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको अगर आप दिमाग में हमेशा लेके चलोगे तो हर क्वेश्चन में वो चीज दिखती है वो चैप्टर के। तो सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स को आप हमेशा एक बार रिकॉल कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आए आपके पास, तो वो डेफिनेटली जब आपसे रिलेट हो जाए तो फिर वो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ये नए क्वेश्चंस के लिए मैं जनरली यूज करता था, क्योंकि जो क्वेश्चन देखे हुए वो तो सॉल्व हो ही जाते थे। बाकी नए क्वेश्चंस में मेरा अप्रोच ये रहता था। चलो ग्रेट। अच्छा, और एक बहुत मेजर सवाल जो मुझे आपसे मतलब आउट ऑफ दिस कॉन्टेस्ट पूछना था कि आपकी तैयारी तो मार्च वार्च के टाइम तक बहुत अच्छे तरीके से हो गई थी, तो ये पोस्टपोन्ड वाले सिचुएशन को आपने कैसे कोप अप किया? मतलब बहुत अनसर्टेनिटी लगता होगा, तुम्हें लगता होगा कि मुझे मई में एग्जाम देके उसको खत्म कर दो, तो वो पेशेंस कैसे रखा? मतलब इतनी मेहनत के बाद वो पेशेंस कैसे रखा? हाँ, मुश्किल तो था। फर्स्ट टाइम जब पोस्टपोन हुआ तब तो जस्ट ऐसा सोचा कि एक्स्ट्रा डेज मिले तो अच्छे से और प्रिपेयर कर लूँ। जो भी वीकनेसेस थे उनको मैं दूर करने की कोशिश की मैंने। लेकिन जब सेकेंड टाइम भी पोस्टपोन हुआ तो तब काफ़ी डिप्रेस्ड फील हुआ था। तो इसलिए अराउंड 5 to 7 डेज में कुछ पढ़ा नहीं, मैंने एक छोटा ब्रेक लिया था मतलब। और तब मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। लेकिन फिर उसके बाद फिर से मैंने शेड्यूल को अपने पुराने शेड्यूल से मतलब पुराने जैसा मैं पढ़ने लगा। तो नीट के शेड्यूल देखने के लिए वीडियो देखते थे यूट्यूब के? मतलब कि कब नीट का एग्जाम होगा, मतलब उसमें भी तो टाइम जाता होगा। मैंने कभी देखा नहीं, और स्ट्रेटजी के वीडियोस भी मैंने बहुत रेयरली देखे हैं। और कुछ लोग देखते हैं और देखना चाहिए शायद, बट मेरे को रिक्वायरमेंट फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं हमेशा खुद से ही खुद की स्ट्रेटजी बनाया करता था। और जो भी मेरे को वीकनेस फील होते थे मैं ट्राई करता था कि दूर करूं बस। एग्जैक्टली ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, मतलब कि मतलब स्ट्रैटेजी जनरली जो स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम कर गई, जरूरी नहीं है वो किसी और बच्चे के लिए काम करेगी और किसी और के लिए काम करेगी। ये दिस इज वेरी नाइस पॉइंट बच्चों, कि आप एक चीज देखो कि मतलब जो भी स्ट्रैटेजी है वो जरूरी नहीं है कि जिस स्ट्रैटेजी से सोचने पड़ा वो स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, या हो सकता है वो आपके लिए हैजार्डस हो जाए। तो स्ट्रैटेजी आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करके बनानी चाहिए। बिल्कुल सही बात। और तो फिर जैसे मार्च के बाद तो आपकी कोचिंग वगैरह बंद हो गई होगी, तो फिर कैसे आपने पढ़ाई कंटिन्यू की? मतलब आपके पास कोई था पढ़ाने वाला? डाउट्स वगैरह कैसे आप सॉल्व करते थे? तब तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, डाउट्स वगैरह बचे नहीं थे। बट फिर भी जब क्वेश्चंस करता था, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए या कुछ पेपर सॉल्व किए तो डाउट्स वगैरह आते थे। मैं जनरली फ्रेंड से डिस्कस किया करता था, या फिर हमारे टीचर्स कनेक्टेड थे व्हाट्सएप पे, उनको सेंड कर देता था। बाकी नया कोई थ्योरी लेक्चर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि हमारा सिलेबस पहले ही कंप्लीट हो चुका था, और इसलिए कोई दिक्कत नहीं। चलो ग्रेट ग्रेट। अच्छा एक चीज बताओ, और मतलब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, भले ही वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, और वो मतलब सिर्फ सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हैं। तो आपने यूट्यूब के लेक्चर देखी हैं, मतलब कुछ भी किसी एजुकेटर की यहाँ पे, मतलब अनअकैडमी किसी भी प्लेटफॉर्म पे? हाँ, मैंने YouTube के कुछ लेक्चर्स देखे थे। एक बार ऐसा हुआ कि एनसीईआरटी की मतलब एक बार मेरे बायो के चैप्टर्स पढ़े हुए नहीं थे, तो बैक पोर्शन से सिलेबस आ रहा था, तो तब जल्दी रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट थी।
तो मेरे को एक चैनल मिला ऐसे ही, मतलब उस पे बहुत फास्ट रिवाइज किया गया था, आधे घंटे में पूरे एनसीईआरटी की रिवाइज करवा दी गई थी। तो डेफिनेटली हेल्पफुल तो है। रिसोर्सेज इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल है, आपको बस यूज करने आना चाहिए। और मेरे ऐसे कई फ्रेंड्स भी है, मतलब एक को मैं जानता हूँ जो एम्स में है और उसने कोई कोचिंग नहीं किया, और बट उसने ऑनलाइन सारा पढ़ाई की उसने, और डेफिनेटली उस बिना कोचिंग के भी स्टूडेंट्स क्लियर कर रहे हैं, और वो पॉसिबल भी है। चलो ग्रेट, ठीक है। सो फिर फाइनल क्या मैसेज होगा अगर आपके नीट एस्पायरेंट्स को कुछ आप देना चाहोगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे बच्चों से। फाइनल तो यही मैसेज रहेगा कि आप कभी डिस्ट्रैक्ट मत होना। जैसे इस साल कोविड का जब प्रॉब्लम आया था तो बहुत बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो गए, और कई उनके मार्क्स कम हो गए या बहुत कुछ डिप्रेस्ड हो गए। तो प्रॉब्लम्स आ सकती है ऐसे, और लेकिन हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फोकस्ड रहना है। और मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि 11th में मैं बहुत फ़ोन यूज़ किया करता था, तो तब मेरे स्कोर्स भी थोड़े कम थे। बट 12th में मैंने बहुत कम कर दिया मोबाइल यूज़ करना, तो मेरे स्कोर्स इम्प्रूव हुए। और वो चीज़ कहीं न कहीं दिखती है, अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, फ़ोकस्ड रहते हो। और इसके अलावा हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और हमेशा चीज़ों को एनालाइज़ करने भी आपको आना चाहिए कि क्या पैटर्न है, एग्ज़ाम का क्या ट्रेंड है, क्या पूछा जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि पढ़ने को तो बहुत कुछ है, बाकी बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और मैंने भी एग्ज़ाम सेंट्रिक ही रखा अपने प्रिपरेशन को। और रेफरेंस बुक्स में कई बार ये होता है कि मेरे को भी हमेशा ये फ़ील होता था कि कहीं न कहीं वो उतना रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैं रेयरली रेफरेंस बुक्स यूज़ किया करता था। चलो ग्रेट, मैं 2-4 सवाल बच्चों से एक बार चैट ऑन करके ले लेता हूँ, ठीक है। और कुछ रेलेवेंट होगा तो उनके काम का तो आप बता देना। बच्चों आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। जो हमने डिस्कस कर लिया उसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, बायोलॉजी में एनसीईआरटी से बाहर कुछ पढ़ना है क्या, मतलब ये बच्चों का सवाल है। मतलब इस साल के एग्जाम के पैटर्न या अगले साल, पिछले साल के। कुछ चैप्टर्स में शायद पढ़ना पड़े, बाकी जैसे सेल बायो है, इसके अलावा कुछ और है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जहाँ पे आपको कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए शायद थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़े। बट मोस्ट चैप्टर्स तो सेल्फ सफिशिएंट है, एनसीईआरटी उनके लिए सफिशिएंट है। और जनरली कोई एक कोचिंग का मटेरियल आप कर सकते हो, जैसा कि मैंने खुद के एलएन का मटेरियल किया था। और वैसे तो एनसीईआरटी से अराउंड 85 क्वेश्चंस तक आ ही जाएंगे, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हो, उसको अच्छे से एनालाइज करते हो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करते हो, तो 85 क्वेश्चंस के अराउंड तो आपके हो ही जाएंगे। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर मतलब सपोज कोई बच्चा है वो किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल ही पढ़ रहा है, आकाश वो एलएन किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल ही पढ़ रहा है, तो क्या उसे एनसीईआरटी साथ के साथ पढ़ने की जरूरत है या नहीं है? डेफिनेटली जरूरत तो है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मटेरियल बहुत वास्ट होता है, और क्या रिक्वायर्ड है, क्या एग्जैक्टली मतलब ज़रूरत है, वो उसको कभी पता नहीं चलेगा अगर वो सिर्फ इंस्टीट्यूट का मटेरियल ही पढ़े। बहुत से मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन होते हैं, बहुत डेटा होता है जो कि कभी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स उसको याद करते रहते हैं, जो कि डेफिनेटली इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रेट। दूसरे बच्चों का सवाल आ रहा है कि आप क्या नोट्स बनाते थे या एनसीईआरटी के, मतलब अगर स्पेसिफिक बायोलॉजी की बात करूं तो क्या आप नोट्स से पढ़ते थे अपने, या डायरेक्टली मॉड्यूल या किताबों से पढ़ते थे? बायो में तो मैंने रेयरली नोट्स बनाए, जनरली एनसीईआरटी के साइड में जो स्पेस होता था उस पे मैं हमारे मॉड्यूल से कोई एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स या जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया हो, और फिर मतलब जो इम्पोर्टेंट लगे उनको मैं किया करता था, एनसीईआरटी के साइड में ही नोट कर लेता था। और कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जहाँ पर हमारे टीचर्स जो होते थे वो नोट्स बनवाते थे, बायो में भी उनके नोट्स बनाया करता था। बाकी खुद से तो मैंने मेनली एनसीईआरटी के साइड वाले स्पेस को ही काम में लिया नोट मेकिंग के लिए। और इसके अलावा फिजिक्स के लिए मैंने नोट्स बनाए थे, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के भी मैंने नोट्स बनाए, फिजिकल केमिस्ट्री के भी पूरे नोट्स बनाए थे। चलो ग्रेट। अच्छा, एक और सवाल, लास्ट सवाल है ये आपका, कि मतलब जैसे आपका एक, जैसे सुबह सुबह उठते थे तो दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं? लोग को एक ऐसा लगता है ना, टॉपर है तो दिन रात पढ़ता ही होगा। तो ये एक सवाल था कि मतलब आपका डेली शेड्यूल कैसा होता है, मतलब अगर एक एवरेज दिन की बात करें तो जैसे आप कितने घंटे पढ़ते थे और कैसे मैनेज करते थे टाइम? डेफिनेटली फिक्स तो नहीं था, बट डेली शेड्यूल ये था कि सेल्फ स्टडी अराउंड 5 to 6 आवर्स तो करना ही था, कोचिंग या स्कूल या जो भी हो उसके अलावा। अच्छा, मतलब जैसे अगर सपोज 4-5 घंटे कोचिंग हुए तो उसके अलावा 5 घंटे तो सेल्फ स्टडी। और मतलब उतना सफिशिएंट है। और
बाकी लोगों के अकॉर्डिंग हो सकता है, क्योंकि किसी को शायद ज्यादा टाइम लगता हो, किसी का शायद कम में हो जाए। मेरे अकॉर्डिंग तो इतना सफिशिएंट है। चलो ग्रेट। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से बस लास्ट है एक्चुअली, जैसे बच्चों के साथ होता है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा है कि जैसे वो 2-3 दिन तो बहुत जोश से पढ़ेंगे, मतलब 2-4 महीने बहुत बहुत इंथुजियाज्म होता है। कभी ऐसा दिन होता था कि आज यार पढ़ने का मन नहीं करा, बहुत लो डे हो गया और आज की प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो हाउ डू यू बाउंस बैक फ्रॉम दैट, मतलब वो फिर वापस नहीं मुझे फोकस करना है, ये कैसे लाते थे? डेफिनेटली ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। और तब मैं जनरली 1-2 घंटे का ब्रेक ले लेता था अगर ऐसा हो तो, और फिर उसके बाद स्टडी करने बैठता था। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म जो गोल है उस पे अगर आप क्लियर हो, फोकस्ड हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ 1-2 घंटे ब्रेक लेने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मेरे को पढ़ लेना चाहिए अब शायद। तो वो चीज़ मेरे को भी फील होती थी, तब मैं फिर से पढ़ने बैठ जाता था। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच शोएब, मतलब फॉर योर वैल्यूबल टाइम, और ऑल द बेस्ट, कॉलेज एंजॉय करो, मतलब एम्स इज गोइंग टू बी एन वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर यू, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।